नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। कक्षा 12वीं की परीक्षा हिंदी का प्रश्न पत्र 2 जुलाई को होना है। केवल 20 दिन हमारे पास बचे हैं और इसमें आप कैसे अच्छे से तैयारी करें उसके लिए मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं पूरा सार रूप में आपको समझाने जा रहा हूं, जिससे आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 में से 5 तो लाएंगे ही। बाकी जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जानकारी भी दी जाएगी और अगर कुछ बच गई तो अगले वीडियो में। देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें टॉपिक है हमारा आज का जनसंचार और पत्रकारिता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संचार की। संचार क्या है? किसी भी प्रकार की सूचना, विचार और भाव, इसके आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जब कोई सूचना, विचार या भाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो वह संचार कहलाता है। संचार कितने प्रकार का होता है? संचार होता है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक और समूह संचार और जनसंचार। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में बात करता है, संचार करता है, विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। समूह संचार किसे कहते हैं? जब कोई एक व्यक्ति पूरे समूह के साथ में या समूह आपस में विचार विमर्श करता है या भावनाओं, सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। अंतःवैयक्तिक भी होता है, जब एक व्यक्ति स्वयं ही सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं विचार करता है, स्वयं अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, तो वो अब स्वयं में जो विचार करता है उसको हम अंतःवैयक्तिक, स्वयं के अंदर का विचार कहेंगे। दूसरा अंतःवैयक्तिक संचार कहेंगे। और अगला जो आ रहा है वही मुख्य जनसंचार, जिसकी हम बात करते हैं। जनसंचार, जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी भी प्रिंट माध्यम से जब कोई संचार किया जाता है और जो सार्वजनिक होता है, पब्लिकली होता है, जब एक बहुत बड़े जन समूह को, जनता तक, विशाल जन समूह तक जब कोई संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के माध्यम से कहते हैं, जानते हैं। ये मास कम्युनिकेशन के 2 माध्यम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये जनसंचार के माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जनसंचार के माध्यम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी आता है, रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, व्हाट्सएप आता है, मोबाइल फोन आता है, टेलीग्राम आता है और वे सारे साधन जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इन पर भी कोई 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप जनसंचार से क्या समझते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कुछ प्रकारों के नाम बताओ। इसके बाद दूसरे जो माध्यम है वो होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती है और वो सारी पुस्तकें और साप्ताहिक पत्र, पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें प्रिंट किया जाता है और जो आप अपने पास में रख सकते हैं, कई दिनों तक संग्रहित कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। अब इन दोनों में आखिर में खास अंतर क्या है? कई बार 1 या 2 मार्क्स से पूछ ली जाते हैं। हमें इसका सारांश में जानकारी होना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया जो है वो प्रिंट होता है, उसे पढ़ा जाता है, तो जो अनपढ़ है उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी निरक्षर व्यक्ति प्रिंट मीडिया को नहीं पढ़ सकता, उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे रेडियो हो, मोबाइल हो, टीवी हो, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, किसी भी उम्र का, किसी भी कास्ट का, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो, वृद्ध हो, उसे ज्ञान हो, नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकता है और सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो ये एक लाभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन इसमें एक और मुख्य अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सस्ता नहीं होता। ये हर कोई के बस की बात नहीं होती। मोबाइल के खरीदने के पैसे जिसके पास है वही मोबाइल परचेस कर सकता है, रेडियो का परचेसिंग अमाउंट की क्षमता जिसकी है वही कर सकता है, टीवी जो खरीद सकता है वही उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन जिसके पास केवल 1, 2, 4, 5 रुपये मात्र है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है तो प्रिंट मीडिया को, न्यूज़पेपर को खरीद करके दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ये बहुत ही खास अंतर है जो हम सबको संक्षेप में मालूम होना चाहिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इन दोनों की पत्रकारिता होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता अलग टाइप की होती है, प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता अलग टाइप की होती है। तो हम पत्रकारिता पे, लेकिन इनमें बहुत कुछ सिद्धांत मिलते जुलते हैं। हम बात करते हैं
ये पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। एक होती है खोजी पत्रकारिता, जब किसी विषय विशेष पर विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, सूचनाओं को छानबीन करके एकत्र किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है और जड़ तक पहुंचा जाता है, कारण तक पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता, जब किसी समसामयिक विषय पर, करंट टॉपिक पर, किसी ऐसे घटना पर जब व्यक्ति उसे फैलाने के लिए, जन सामान्य में किसी मुद्दे को उठाने के लिए जब पत्रकारिता की जाती है तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वॉच डॉग पत्रकारिता, किसी घटना पर उसकी छानबीन करने के लिए स्पेशली उस पर जब नजर रखी जाती है, पैनी नजर रखी जाती है और जनता के सामने तथ्यों को लाया जाता है, तो इस प्रकार की पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उनके लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित जो पत्रकारिता होती है, जैसे राजनीति से संबंधित हो, आर्थिक से संबंधित हो, सांस्कृतिक घटनाओं से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार की विशेष क्षेत्र से संबंधित जो पत्रकारिता होती है उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। इनमें से किसी एक पत्रकारिता के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि 3 पत्रकार में से एक पत्रकार तो हर परीक्षा में प्रश्न जो है उससे संबंधित आता ही आता है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, अंशकालिक, पूर्णकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की किसी संस्था का नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है। उसे मासिक वेतन मिलता है और पूरे माह, पूरे वर्ष वो एक नियमित कर्मचारी की तरह काम करता है। उसे हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अंशकालिक किसे कहते हैं? जो एक पार्ट टाइम किसी एक समय विशेष के लिए पत्रकारिता करता है और उसके बदले उसको उतना ही मानदेय मिलता है, उसे हम कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। ये भी किसी एक संस्था से जुड़ा रहता है लेकिन एक बहुत कम समय के लिए आवश्यकता अनुसार उसे बुलाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर, उसको हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार उसके नाम से ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। वो किसी एक समाचार पत्र पत्रिका या किसी एक मीडिया के साथ जुड़ा नहीं होता है। वो जो फ्रीलांसर पत्रकार होता है वो किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए, किसी मीडिया के लिए एक अपने निगोशिएट मानदेय पर वह काम करता है। वो किसी भी एक संस्था से बंधा हुआ नहीं रहता है और वो फ्रीलांसर होता है। वो जब चाहे, जब उसका मन है, वो स्वतंत्र होता है किसी भी प्रकार की पत्रकारिता करने के लिए और किसी भी संस्था के लिए काम करने के लिए। उसे हम कहेंगे फ्रीलांसर पत्रकार। इसके बाद हम देखते हैं एक बीट से संबंधित प्रश्न आता है। बीट क्या है? ये बीट इतने प्रकार की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। देखिए, कोई भी समाचार पत्र में या किसी भी संस्था में जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र से संबंधित लेखन के लिए, समाचार बनाने के लिए जो एक क्षेत्र बांट दिया जाता है उसको हम बीट कहते हैं। राजनीति से संबंधित समाचारों का एकत्रीकरण और इससे संबंधित सारी रिपोर्टिंग और इसके जो होती है वो एक, उसके लिए अलग निश्चित जो है व्यक्ति रहते हैं, पत्रकार होते हैं, संवाददाता होते हैं, तो उनका क्षेत्र राजनीति हो गया तो उसे हम राजनीतिक बीट कहते हैं। ऐसे ही आर्थिक बीट, ऐसे ही सामाजिक, सांस्कृतिक, अनेक प्रकार की बीट में एक समाचार पत्र संगठन बटा हुआ होता है। समाचार लेखन, समाचार लेखन कैसे किया जाता है और एक्चुअली समाचार क्या होता है? पहले हमें देख समाचार क्या होता है। किसी भी प्रकार की ऐसी घटना, सूचना, विचार जिसमें बहुत सारे लोगों की रुचि और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हो, तो उस प्रकार की घटना, विचार, सूचना को हम समाचार कहते हैं। और ये समाचार जो लिखने का तरीका है ये उल्टा पिरामिड में होता है, सीधा पिरामिड में नहीं। ठीक है, उल्टा पिरामिड का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घटना है उसको बताया जाता है, उसके बाद उसका थोड़ा सा मुख्य बातें बताई जाती है, फिर उसका जो मेन बॉडी होती है, पूरा उस घटना का विवरण सबसे अंत में होता है, उसको हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड। यदि घटना की शुरुआत से ही उसका विवरण पूरा दे दिया जाए और उसके बाद उससे महत्वपूर्ण खास बात बताई जाए, फिर अंत में शीर्षक पर आए, तो वो सीधा पिरामिड होगा। तो सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें इंट्रो सबसे पहले आता है और बॉडी सबसे बाद में आता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, समाचार पत्रों से संबंधित कुछ प्रश्न एक एक मार्क से जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला साप्ताहिक पत्र कब निकला है, प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है।
उदंत मार्तंड, ये कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र था जो प्रकाशित हुआ था और पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसके संपादक थे। इसके बारे में 1 मार्क्स का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत में जो पत्रकारिता है उसकी शुरुआत कब हुई है? जेम्स ऑगस्ट नाम के संपादक थे, उन्होंने 1780 में बंगाल गजट नाम का पत्र प्रारंभ किया था। यहीं से हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत होती है। हमारे देश में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? ये 1993 में मानी जाती है और एक नई दुनिया समाचार पत्र है मध्य प्रदेश के इंदौर में, उन्होंने webdunia.com करके एक वेबसाइट शुरू की थी। वहीं से समाचार पत्रों में ये इस प्रकार की वेब पत्रकारिता की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के कई बार नाम पूछे जा सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे जो नाम है उनमें से कुछ खास नामों को हमेशा याद रखें, जैसे दैनिक भास्कर है, नव दुनिया है, दैनिक जागरण है, हरिभूमि है, हिंदुस्तान टाइम्स है। ये इस प्रकार के जो कुछ है जो हिंदी में आते हैं। नव भारत, इसको हम स्पेशली अंग्रेजी के पत्र का नाम न लेते हुए हम हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है इनके नाम नहीं है, केवल 2-3 पत्रों के नाम हमें मालूम होना चाहिए, सबकी जरूरत नहीं। प्रसिद्ध मासिक साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो इसके मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पत्रिका निकलती है वीणा, दिल्ली से प्रभात प्रकाशन से एक पत्रिका निकलती है साहित्य अमृत, और इसके अलावा कलश है, कथा कलश है, इस प्रकार की पाखी है, इस प्रकार की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हिंदी साहित्य संबंधित पत्रिकाएं हैं। प्रसिद्ध वेबसाइट के नाम पूछे जाते हैं तो ये बहुत सारे नाम दिए हुए रहते हैं, लेकिन हम ध्यान रखें 2-4 मुख्य है। अनुभूति.com, अभिव्यक्ति.com है ना, नई दुनिया.com, webdunia.com, कविताकोश.com, ये बहुत सारी है जो ये वेबसाइट्स है। इसके अलावा अब तो बहुत सारी वेबसाइट, हर समाचार पत्र पत्रिका की अपनी वेबसाइट्स खुल गई है। पहले ये बहुत कम थी, गिनती की 10-20 थी, आज हजारों में है। संपादकीय के बारे में कभी पूछा जाता है, आलेख और फीचर लेख के बारे में पूछा जाता है। किसी भी समाचार पत्र का संपादक एक पृष्ठ पर, 4थे पृष्ठ पर या 8वें पृष्ठ पर समाचार पत्र का संपादक उस समाचार पत्र की संस्था से संबंधित विचारधारा को किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी समाचार के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए बड़े संतुलित भाषा में तथ्यपरक और वस्तुपरक लिखता है। उस लेख को हम संपादकीय कहते हैं। संपादकीय में संपादक का नाम नहीं होता है, क्योंकि संपादक के वो व्यक्तिगत विचार नहीं होते, उस समाचार पत्र के पूरी विचारधारा को संपादकीय बताता है, इसलिए उसमें संपादक का नाम नहीं होता है। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। आलेख क्या है, फीचर लेख? मैं केवल अभी तो इसमें संक्षेप में बता रहा हूं। आलेख एक इस प्रकार का बड़ा सा लेख होता है जो संपादकीय पृष्ठ पर, जिसमें बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे आंकड़ों को बताते हुए किसी घटना विशेष पर, किसी समस्या विशेष पर, किसी नीति विशेष पर, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उस पर विस्तार से लेख लिखा जाता है। ये बड़ा ही निबंधात्मक होता है, इसे आलेख कहते हैं। फीचर लेख किसी घटना को संक्षेप में, कथात्मक ढंग से, बहुत सुंदर, लोगों को शिक्षित करने के लिए जो लिखा हुआ लेख होता है उसे हम फीचर लेख कहते हैं। संपादक के नाम पत्र पढ़ने वाले लोग, पाठक, संपादक को जो पत्र लिखते हैं और उसमें प्रकाशित होते हैं उसे संपादक के नाम पत्र कहते हैं। समाचार पत्र लिखने के 6 ककार कि जिससे पत्रकार एक खोज करके और लिखता है अपने समाचार को, वो एक क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये 6 ककार है। ये हमेशा याद रखिए, इस पर कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहली कहाँ खुली, कब पत्रकारिता की शुरुआत हुई? पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में गोवा में 1556 में पहला छापाखाना खुला। ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसको खोला था। और ये जो तथ्य है बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके पश्चात में जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं इन्हीं टॉपिक पर, फीचर लेख, आलेख और समाचार पर और प्रतिवेदन पर, उसको ठीक अगले वीडियो में आपको समझाने वाला हूं विस्तार से, ताकि आप 5 में से 5 अंक ला सके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे पीछे आप जब वीडियो में बैक में जाकर के ये जानकारी जो कुछ खास है जो मैंने आपको समझाई, आप बार बार इसे देखेंगे। बहुत संक्षेप में समझाइए, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स दे। कोई भी डाउट हो हम क्लियर करने को तैयार है। नमस्ते, धन्यवाद।